वेलकम बैक टू द पर्पल शो। मैं हूँ वंदना। और मैं हूं दीपिका। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, जो एक आर्किटेक्ट, एक्ट्रेस, सिंगर, सोशल वर्कर और एक एंटरप्रेन्योर है। एक ही इंसान में इतने सारे रोल्स। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है द पर्पल शोर पर। हाँ, जैसे आपने बताया, एज एन आर्किटेक्ट, एज एन एक्टर और एज ए प्लेबैक सिंगर, कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इन सब के बीच कॉमन रहता है, वो चीज है आर्ट, या आर्ट जिंदा है तब तक आप इन तीन चीजों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। और सीक्रेट अगर बताऊं तो सीक्रेट है इन्वॉल्वमेंट। आप उसमें कितना गहरा उतरे हो, आप जो चीज कर रहे हो उसको आप कितना दिल से, कितनी शिद्दत से कर रहे हो। और आई थिंक दूसरी चीज है आपका इंटरेस्ट, आपको कितना इंटरेस्ट है। तो बस ये दोनों चीजें हैं जो मैं ध्यान में रखती हूँ। और अगर किसी को भी एक से ज्यादा कुछ करना है, मल्टीटास्किंग बनना है, तो शायद इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट, ये दो चीजें होनी चाहिए, तो आपको मजा भी आता है और काम भी अच्छे से होता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैम, जब आपने एक वुमन एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट के तौर पर हमरा ही फाउंडेशन और जो स्वराल्य है उसकी शुरुआत की, तो स्टार्टिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? तो विद हमराही फाउंडेशन और स्वरालय, मुझे आपके क्वेश्चन काफी अच्छे लगे। आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज रहती है किसी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर को, तो वंदना और दीपिका, आप लोग भी फाउंडर्स हो, आप दोनों भी फीमेल हो और इतना मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद गर्ल्स के लिए द फर्स्ट स्टेप इज कि आप पहले तो कंपटीशन के या फिर मर्दों की बराबरी तक पहुंच पाओ, और उसके बाद अगले स्टेप शुरू होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमने स्वरालय द क्लब शुरू किया था, तब गुजरात में सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गेनाइजर्स थे, जो भी इवेंट कंपनी चलाते थे या जो भी आगे है टिकट शो करते थे, कॉन्सर्ट करते थे, बड़े लेवल पे शो करते थे, वो सब के सब ऑर्गेनाइजर्स और डायरेक्टर्स और फाउंडर सारे मेल थे। तो फर्स्ट स्टेप मेरे और मेरे मॉम के लिए यही मुश्किल रहा था कि पहले तो आप वो स्टेप तक पहुंचो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, जैसे सीढ़ी स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला कदम ये रहता है कि आप वहां पहुंचो, उसके बाद आप अपना जादू दिखाओ, मैजिक दिखाओ, अपना काम दिखाओ। तो शायद औरतों के लिए हमेशा एक स्टेप बढ़ जाता है, जो कि है पहले तो वहां तक पहुंचना। क्योंकि जैसे अगर कोई मेल ऑर्गेनाइजर होता तो उनके लिए शायद ऐसी बातें नहीं करते कि ओ माय गॉड, ये तो फीमेल है, ये इस फील्ड में कैसे आई और ये इतने अच्छे से कैसे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो पहला चीज ये होता है कि आप उस डिफरेंस को मिटाओ। तो किसी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर या फिर फीमेल फाउंडर के लिए पहला स्टेप यही रहता है कि पहले तो आप इक्वालिटी को उनके दिमाग में बिलीव कराओ कि हम सब एक है, और उसके बाद फिर कंपटीशन शुरू होती है या रेस शुरू होती है आगे बढ़ने की। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। ओके मैम, आर्किटेक्ट जैसा प्रैक्टिकल फील्ड से परफॉर्मिंग आर्ट की क्रिएटिविटी दुनिया में आना, ये डिसीजन कितना प्लान था? और लोगों के कब लगा कि आप यही, मतलब यही करना चाहिए मुझे? अह, शायद एज एन आर्किटेक्ट, अभी भी आर्किटेक्चर कर रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है वो फील्ड। पर जैसे मैं बताया कि आर्किटेक्चर हो या म्यूजिक हो या एक्टिंग हो या फिर आप एक आर्टिस्ट हो, इन सब चीज में दीपिका और वंदना शायद एक कॉमन चीज रहती है, वो है आर्ट। तो मेरे हिसाब से एज एन आर्किटेक्ट पढ़ाई करना, एज एन आर्किटेक्ट उस फील्ड को फॉलो करना, वही मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मुझे आर्ट जोड़ने में हेल्प कर रहा था। तो शायद तीनों चीजें, बोलते हैं ना कि तीनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तीनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल दूं तो जैसे फिल्म में आप लोग ने देखा होगा कि कैमरा लगा होता है,
एक फ्रेम सेट हो, हम्म। उसमें आप देखते हो वो फ्रेम में कि लाइट कहाँ से आ रही है, कैरेक्टर कौन सी साइड से चल के आ रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है, लोकेशन क्या है। तो ये जो फ्रेमिंग की सेंस थी कि एज एन आर्टिस्ट मुझे नॉलेज रहना, टेक्निकली कहाँ खड़े रहना है, फ्रेम कैसे खूबसूरत लगती है, कैसे परफॉर्म करोगे आप इस एटमॉस्फेयर में, लाइट को कैसे मैनेज करोगे। तो शायद ये सब नॉलेज भी मुझे मेरे आर्किटेक्चर प्रोफेशन से सीखने मिला था, और यही चीजें मुझे ऑन फील्ड जब मैं ऑन सेट होती हूँ तब मुझे हेल्प भी करती है। जब आपने अपनी पहली फिल्म साइन की और कैमरा के सामने अपना पहला शॉट दिया, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? तो वरना इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। जैसे कि हमने आगे के क्वेश्चन में बताया कि एज एन आर्किटेक्ट, एज ए प्रोफेसर मैं काम करती थी, और फिर अचानक से ही एक्टिंग में जंप किया। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोइंसिडेंट बोल सकते हो, एक्सीडेंट बोल सकते हो, पर एक अच्छा सा एक्सीडेंट हुआ मेरी लाइफ में। और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसका नाम है किनारो, और वो आप शेमारू पे वो गाना सुन सकते हो जो कि बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शाहिद मालिया ने गाया है, और उनके साथ मेरा भी प्लेबैक का डेब्यू था। तो जब लाइव शो करते थे और प्लेबैक का डेब्यू था, और मुझे शाहिद मालिया की आवाज बहुत पसंद थी, और आप बोल सकते हो कि मुझे उन पे क्रश था। मुझे उनकी आवाज पे क्रश था, और मैं दिल से उनकी आवाज को बहुत पसंद करती थी। तो जब ये मौका मिला थ्रू राही राठौर प्रोडक्शंस, ये मौका मिला कि मैं मेरे फेवरेट सिंगर के साथ गा सकती हूँ और वही गाने में मैं एक्ट कर रही हूँ, तो आप बोल सकते हो कि एक मैजिक जैसा फील हुआ था। तो जो फर्स्ट फीलिंग मुझे आई थी जब मेरे पहले प्रोजेक्ट में, वो लगा कि कुछ जादू हो रहा है मेरे साथ। ओके। तो वरना आई ऑलवेज बिलीव जब तक दीपिका लाइन पे आती है। और शायद आप दोनों गर्ल्स भी इतने रिमोट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, एक जहाँ हम्म। राजस्थान से है, एक कहीं किसी और कोने से है देश के, और आप दोनों मिले और आज आप एक गुजराती एक्ट्रेस का इंटरव्यू ले रहे हो। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल के थ्री स्टेट्स एक जगह पे आके मिल रहे हैं, और मैं यही चाहूंगी कि आप दोनों भी बहुत आगे बढ़ो। एंड आई ऑलवेज बिलीव के गर्ल्स के अंदर ना एक पावर होती है, और कुछ शायद भी कर राइट कुछ भी कर कुछ भी कर दिखाने सकती का। है, और नेचर ने ना उनको हिडन विंग्स के साथ ही पैदा किया होता है। तो यहाँ पे लोग हम्म। मुझे बटरफ्लाई बुलाते हैं, आप जानते हो। तो जैसे बटरफ्लाई हम्म। मतलब पहले एक ककून, एक शेल के अंदर रहता है, और फिर धीरे हम्म। धीरे जब उसकी विंग्स बाहर आती है तो एकदम ही खूबसूरत लगने लगता है। तो शायद एवरी गर्ल, और मैं यही बिलीव करूंगी, दिस इज फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, डू लिसन, जस्ट ब्रेक योर ककून, अपने शेल को तोड़ो, एंड फ्लटर एंड फ्लाई हाई लाइक अ बटरफ्लाई। मैम, मैं और दीपिका तो होस्ट है, हम स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, बट मेरे कुछ और भी मेंबर्स हैं जो स्क्रीन पे नहीं आते, बट वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। हम हम सा, हम 7 लड़कियां हैं। मैं वंदना हूँ, मैं बिहार से हूँ, दीपिका राजस्थान से है, हमारे ग्रुप में रीचा है, आसाम से है, मोनिका है, वो हैदराबाद से है, एक ममता है, ओडिशा से है, प्रतिमा और काजल है, वो दोनों भी बिहार से ही बिलोंग करती हैं। हम सब 7 लड़कियों ने मिलके स्टार्ट किया है, और सही बात है, हम सब ने एक छोटा कदम लिया और स्टार्ट किया इस पॉडकास्ट को। आर्टिस्ट का, एक्टर का सपना था। हम सब पहले सोचते थे कि काश किसी बड़े आर्टिस्ट पॉडकास्ट ले, और सच में आप मेरे सामने हैं। आप मतलब मुझे खुद मैं खुद एक्साइटेड हूँ। आपने जब बोला कि 1 अगस्त को लेते हैं, तो मैं 30 और 31 जुलाई कैसा मेरा गया है एक्साइटमेंट में कि ओ माय गॉड, मैं इतने बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ पॉडकास्ट करने वाली हूँ। ये फीलिंग अलग था मेरे लिए भी बहुत ज्यादा। थैंक यू अन्ना। तो आप लोग कह सकते हो कि आप ऐसा नर्वस।
नो नो नॉट हाँ एट बोलिए ऑल, मैम। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपकी टीम को मैं कह सकती हूँ कि आपकी टीम है रेनबो, मेघधनुष, 7 लोगों के 7 ब्यूटीफुल कलर्स। तो मेरे लिए ये ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लड़कियों का एक अच्छा सा रेनबो है। थैंक यू मैम। वो सभी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। हाँ। ओके, आपके प्रिंसेस लैंड इन अहमदाबाद कॉन्सर्ट काफी पॉपुलर रहे हैं। जब इन्हें स्टेज पर इन हजारों लोगों के सामने पहला नोट गाती हैं, तो वो पहला 5 सेकंड का फीलिंग कैसा था आपके लिए? आई थिंक फर्स्ट 5 सेकेंड फॉर मी ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी डिवाइन जगह पे हूँ। बोल सकते हैं ना कि एक मंदिर या ऐसी कोई कोई पायस जगह पे खड़ी हूँ। तो स्टेज पे जैसे पहुंचती हूँ, एक एक अलग से अंदर से फील आती है कि कुछ कुछ प्योर, कुछ डिवाइन होने वाला है, मतलब। और बोल सकते हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, एक प्योरिटी है, और एक सच्चाई है वो पहली 5 सेकंड में। तो वही महसूस होती है मुझे। ओके, एक सिंगर के रूप में प्लेबैक या डबिंग करना और खुद उस सीन में एक्टिंग करना, इन दोनों में आपके दिल के सबसे करीब क्या है? अ, एक्टिंग करना या फिर उसको डब करना? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं शायद दोनों में से एक चूज करना मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए एक प्लेबैक देना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि जब आप डबिंग कर रहे हो तो आप अपने कैरेक्टर में रहते हो। तब मैं नहीं होती हूँ, मैं कुछ और प्ले कर रही हूँ, मैं उस पर। तो आप उसकी हरकतें, वो किस तरह से बात करते हो, ये सब चीजें ध्यान में रखते हो। लेकिन जब आप एक गाना गाते हो तो शायद एक चीज गाने में सिंगिंग के टाइम पे होती है, वो होता है इमोशन। और तब आप खुद को महसूस करके जब वो नोट या फिर वो रिदम, वो मेलोडी जब प्लेबैक के टाइम पे रिकॉर्ड करते हो, तो अगर आप बोलोगे कि दोनों में से ज्यादा क्या पसंद है, तो डेफिनेटली मुझे प्लेबैक करने में ज्यादा मजा आता है। आजकल म्यूजिक ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होते हैं। ऐसे में अपनी ओरिजिनलिटी और यूनिक साउंड को मेंटेन करने का सीक्रेट क्या है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेंड एवरी डे, आज आप देखो तो हर दिन कुछ नया ट्रेंड होता है, हर दिन कुछ नया बनता रहता है। अगर आप म्यूजिक की बात करो तो नए बीट्स आते हैं, नए सिंगर आते हैं, म्यूजिक की नई पूरी टाइप आती है। जैसे पॉप पहले नहीं चलता था, रैप पहले नहीं होता था, तो अब हम लोग रैप म्यूजिक की तरफ बढ़ रहे हैं, एफ्रो म्यूजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। पर और इवन इन आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो एज एन आर्किटेक्ट भी मैं यही देखती हूँ, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ट्रेंड बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसके मटेरियल बढ़ चेंज होते जा रहे हैं। और जैसे पहले हम देखते थे तो हम लोग अच्छे से मड हाउसेस में रहते थे, और आज हम लोग ग्लास वाली बिल्डिंग्स को प्रेफर करते हैं। पर शायद ये सब चीजें नेसेसिटी है। तो 3 चीजों की वजह से बदलाव आया है। एक तो कि ये जरूरत है, दूसरा हम टेक्निकली हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स डे बाय डे हर चीज उतनी ही बदलती जाएगी। पर इन सब के बीच एज एन आर्टिस्ट एक चीज रहती है जो आप अपने अंदर रख सकते हो, वो है आपकी खुद की आइडियोलॉजी, आपकी खुद की क्या सोच है। तो ये एक चीज है जो ट्रेंड की वजह से बदलती नहीं है। क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच, बचपन से आप ग्रोन अप होते हो, आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, आप देश को, दुनिया को देखते हो, आगे बढ़ते हुए सबको ग्रोथ देख रहे हो, और इन सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से आप खुद को बनाते हो, खुद की सोच को बिल्ड करते हो। तो जब भी कोई नया गाना बनाती हूँ तो यही कोशिश रहती है कि दिल से कुछ कुछ मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो आइडियोलॉजी है या मेरी जो सोच है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो। और वंदना, आप जानते हो ज्यादातर मेरे गाने अगेन गर्ल पावर के ऊपर होते हैं। जैसे मेरा गाना रात रानी, तो जो रात को जो काम करती है फीमेल,
जिनकी नाइट ड्यूटी की जॉब्स होती है उनको मैंने बताया है कि वो आज की रात रानी है। तो शायद आपकी जो सोच है, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ प्रूव करना चाहते हो, शायद वो ट्रेंड की वजह से नहीं बदलती है। तो आई थिंक ट्रेंड को एंजॉय कीजिए, ट्रेंड से आप सीखें, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी आइडियोलॉजी है, वो वैसे के वैसे रखें, आपके अंदर ही रखें इस चीज को। चलिए अब थोड़ी मस्ती करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिस या शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ब्लूपर जिसको याद करके आज भी आपको हंसी आ जाती हो। कोई मेमोरी जो आज भी याद है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी दीपिका, और आज तो मैं हंस रही हूँ उस चीज को याद करके, लेकिन जब ये हुई थी तब मैं बहुत मुश्किल में थी। मैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी इन आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग में। तो तब मेरी मास्टर्स की फाइनल एग्जाम की डेट आई। अब साथ ही मेरे फिल्म की डेट आई, और वो फिल्म पूरी हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। तो पूरी फिल्म को 20 दिन हमने नाइट शूट किया है, रात को जगे। पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एक रात को मैंने शूट किया उस फिल्म का, और शूटिंग का पैकअप हुआ हमारा सुबह 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग 5। और वहां से मैं ट्रैवल करके जा रही हूँ पाटन, HNGU, जहाँ पे मैं मास्टर्स कर रही थी। और 8 बजे मैं एग्जाम हॉल पहुंची हूँ, और मैंने वो मास्टर्स की फाइनल एग्जाम दी है, और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला इन दैट मास्टर्स। तो कह तो सकते हैं कि ये फनी, मोस्ट मेमोरेबल, मोस्ट स्पेशल, और आज अगर मैं याद कर रही हूँ तो मैं बहुत खुशी से याद कर रही हूँ। लेकिन वो दिन जब मेरे अंदर जो गुजरा था, आई मीन इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस थे। एग्जाम में पहुंचूंगी टाइम से, कैसे दूंगी, पढ़ाई कैसे करूंगी, और अगली रात को आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप शूट कर रहे हो पूरे मेकअप में, आप हॉरर फिल्म की शूट करके थक गए हो रात को, भूत की आवाज निकाल निकाल के तो आपका पूरी आपकी बॉडी जो मेंटली थक गई है, लेकिन आपको एग्जाम तो देनी पड़ेगी। तो वो जो उस दिन जो फील किया था मैंने, शायद आज भी वो फीलिंग याद करके मैं हंसती भी हूँ, और वही सोचती हूँ कि ये कैसे कर लिया मैंने। अगर आज आप मुझे बोलोगे तो शायद नहीं हो पाएगा ये मुझसे। So yes, this is the most memorable incident of films and exam. आप आर्किटेक्ट भी हैं और सिंगर भी हैं, तो जब किसी घर का इंटीरियर देखती हैं तो पहले दिमाग में उसका डिजाइन आता है या फिर कोई गाना? डिजाइन फॉर श्योर, डिजाइन। घर या कोई नई बिल्डिंग किसी जगह पे मैं विजिट कर रही हूँ, तो मेरी आंखें वही देख रही है कि कितने फ्लोर का होगा, कौन सा मटेरियल है, कैसा है इसका मैप, कैसा है इसका प्लानिंग, कैसा है, कहाँ से एंट्री है, क्या है, ये है वो है वो है, सब चलता ही रहता है। तो सबसे पहले जो चीज ऑफ कोर्स मैं नोटिस करती हूँ वो शायद डिजाइन ही रहेगी, बट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और थोड़ी देर बैठने के बाद शायद जब आप उसको फील करते हो, तब शायद आपके अंदर का म्यूजिक या बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई देता है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि आप जिस जगह को या जिस घर को देख रहे हो तो ऑफ कोर्स डिजाइन कम्स फर्स्ट। और अहमदाबाद की वो कौन सी फेवरेट जगह है या स्ट्रीट फूड है जहाँ आप डाइट को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाती हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, बहुत 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 ज्यादा। तो यहाँ गुरुकुल मानव मंदिर एक एरिया है, वहां की रगड़ा पूरी, ओहो हो वंदना, आप लोग आइए, मैं बोल रही हूँ स्पेशल। इट्स द बेस्ट। और शायद तब तो हम कैलोरी तो क्या, तब मैं पूरी भी नहीं गिनती हूँ। आने दो आने दो आने दो। वाह। आपकी मॉम राही राठौड़ जी खुद एक वेल नोन सिंगर हैं। तो जब आपने पहली बार स्टेज प्रोफेशनली परफॉर्म किया था तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या थे? वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे। अब सरप्राइजिंगली ये बहुत कम होता है कि आप फर्स्ट टाइम आपका बच्चा गा रहा है तो आप नर्वस रहते हो कि क्या करेगा, क्या करेगी, कैसा गाएगी ये। बट जब मैंने उनको देखा तो उनके फेस पे एक कॉन्फिडेंस था,
और वही कॉन्फिडेंस शायद मेरे अंदर आया उस दिन कि नहीं, मेरी माँ को ट्रस्ट है कि मैं अच्छा करूंगी, तो अब तो भाई बनता है, मुझे बेस्ट ही करना है। और बहुत ही बेहतरीन रहा था। मेरा फर्स्ट सॉन्ग था बहता है मन कहीं, और साथ ही मोनाली ठाकुर जी का गाया हुआ सवार लूं। तो ये दोनों मेरी लाइफ में फर्स्ट परफॉर्मेंसेस में से थे। तो यस, बहुत कॉन्फिडेंट थे मुझे लेके, और शायद वही कॉन्फिडेंस मुझे भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता गया। हर आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल और इनसर्टेन आती है। आपकी लाइफ में एक सबसे डिफिकल्ट फेज में किस इंसान या किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है? अम्म, शायद मेरी लाइफ में कोई लो फेज नहीं आया है, या फिर मैं लाइफ को उस तरीके से देखती नहीं हूँ, या फिर आया नहीं है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं कहीं डाउन हूँ, कहीं अपसेट हूँ, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ परेशानी है, स्ट्रगल है, कभी महसूस नहीं। और ये बिल्कुल सच और दिल से बात कह रही हूँ मैं। और सपोर्ट किसने किया है अगर इसकी बात करो, तो ये मैंने महसूस नहीं किया है। इसकी एक ये भी वजह है कि मेरे आसपास के लोग बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सपोर्टिव है। और मेरा परिवार है, मेरी टीम, शायद इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगी मेरी टीम को। अब आप उसमें ले लो मेरे हेयर एंड मेकअप की टीम को, मेरे बॉय को ले लो जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मेरे ड्राइवर ले लो, मेरी ऑर्केस्ट्रा की म्यूजिकल टीम ले लो, या फिर मेरे को सिंगर ले लो आप, या हमारी घर की टीम ले लो। बट आई थिंक मेरी टीम ही मेरा परिवार है। और इन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है कि कहीं भी जाना है, कोई भी शूट है, मेरे मूड को संभाला है, मेरे जज्बे को, कि कहीं आप मुझे कहीं अटकने नहीं देते। तो आई थिंक इसकी पूरी पूरी क्रेडिट एक तो मेरी मॉम को जाती है, और साथ ही मेरी पूरी टीम को जाती है। अगर इसको एक लाइन में या एक एग्जाम्पल के साथ कहना है, मैं ऑलवेज यही कहूंगी कि लोग हमेशा खाने से ज्यादा मीठा, मीठे में क्या है उसके इंतजार में रहते हैं यूजुअली। कि भाई मीठे में गुलाब जामुन हो गए, और वही जिंदगी है। तो हमेशा लोग अपनी लाइफ में कुछ मीठे की तलाश में रहते हैं, या फिर डायरेक्टली मूव टॉवर्ड्स द डेजर्ट, ये गुलाब जामुन की तरफ सीधा बढ़ जाते हैं। और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपकी जिंदगी ना एक पूरे प्लेटर की जैसी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा तीखा हो, थोड़ा मीठा हो, थोड़ा नमकीन हो। तो योर लाइफ शुड बी लाइक अ थाली, और आप एक मीठे की तलाश में मत रहिए। हर चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में। तो मेरा यही मंत्रा है, और मैं इसको अगर वन लाइन में कहूँ, तो डोंट बी इन सर्च ऑफ एनी डिजर्ट, योर लाइफ शुड बी लाइक अ प्लेटर। तो यस, आई वुड लाइक टू एंड विद दिस। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो शायद इस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था। तो मैम, आप एक गुजराती एक्ट्रेस हैं और हमने फुल इंटरव्यू जो है हिंदी में किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे सेंटेंस हिंदी में गुजराती में बोलो जो हमारे ऑडियंस को ऐसा एक लास्ट मैसेज कि वो उनको इंस्पायर करे। मेरा एक गाना है, और उसकी दो लाइन हमारी ऑडियंस के लिए। मारू भाग्य मारा हाथी लखी हुई नी न जरूर मने હું નારી શક્તિ છું મારી આંખોમાં છે આગ મારું મન છે તલવાર રોજ ચમકે એવી તેજ મારી રફતાર હું શીતળ હું કોમલ પણ સાથે અંબિકા હું છું અંબિકા। बहुत ज्यादा अच्छा था आपका आवाज। आप, मुझे तो गुजराती आती नहीं है मैम, आप मुझे समझा दो कि इसका मतलब क्या था। बिल्कुल, इसका मतलब ये है, हमारा भाग्य हम खुद लिखते थे, हम खुद नारी हैं, हम ही शक्ति है। हम कोमल भी है, नाजुक भी है, लेकिन हम मजबूत है। शायद हमारे अंदर ही, या फिर हम ही एक अंबिका का एक स्वरूप।
बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला आपसे। एंड आप सच में बहुत ज्यादा स्वीट हैं और आपके आंसर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। और थैंक यू सो मच हमें समझने के लिए, हमारा साथ देने के लिए और इस इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे तरफ से। ये पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी मेरी तरफ से पर्पल पॉडकास्ट का जो मेघ धनुष है, जिसमें अलग अलग 7 रंग की 7 वंडरफुल फीमेल, ऐसे ही आगे बढ़ो। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द पीपल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, और उम्मीद है कि आपको भी द पर्पल सोल के साथ ही कन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी। आपको भी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगा होगा। यस, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लगा। मैम वी पर्पल यू। पीपल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पर्पल यू मैम।